एक तरफ पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ने इस पूरे मिलिट्री ऑपरेशन को प्लान किया हुआ था, वहीं इंडियन आर्म फोर्सेस को इसको प्लान करने का मौका ही नहीं मिला। उन्होंने ऑन द स्पॉट जाके जम्मू एंड कश्मीर के डिफेंस के लिए बहुत जरूरी था कि इंडियन आर्म फोर्सेस के फौजी जल्दी से जल्दी वहां पहुंचते रहे, और इसकी वजह से श्रीनगर की एयरफील्ड बहुत इंपॉर्टेंट थी। और इसी वजह से पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस ने उसी जगह को अपने रेडियो पे बताया कि हम चारों तरफ से घिरे जा चुके हैं और दुश्मनों की संख्या हमसे बहुत ज्यादा है, पर जब तक हमारे आखिरी जवान के पास आखिरी गोली बची है तब तक हम फायर करते रहेंगे। कहानी शुरू होती है 3 जून 1947 से। इस तारीख को ब्रिटिश लोगों ने एक अनाउंसमेंट किया। उन्होंने कहा कि हमने एक ऐसा प्लान बनाया है जिसके मुताबिक वो भारत के हिस्से करेंगे। इस प्लान को माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं। इस प्लान के अंतर्गत भारत के अंदर जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे उनको ये डिसाइड करना था कि उनको आजादी के बाद भारत के साथ जुड़ना है या पाकिस्तान के साथ। प्रिंसली स्टेट्स वो टेरिटरीज थी जो डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर नहीं थी, वो किसी इंडियन रूलर के अंडर थी, बट इनडायरेक्टली ब्रिटेन इसको कंट्रोल करता था। जब ये अनाउंसमेंट हुआ उस समय भारत के अंदर 550 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स थे, और ये सारे प्रिंसली स्टेट्स उसी देश के साथ जुड़ रहे थे जिसके साथ वो ज्योग्राफिकली नजदीक थे। पर इनमें से कुछ प्रिंसली स्टेट्स ऐसे थे जो सोच रहे थे कि वो दोनों देशों से नहीं जुड़ेंगे और वो इंडिपेंडेंट रहेंगे। ऐसा ही एक प्रिंसली स्टेट था जम्मू और कश्मीर, जिसके राजा थे महाराजा हरि सिंह। जम्मू और कश्मीर में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन हिंदुओं से ज्यादा थी, पर महाराजा हरि सिंह खुद एक हिंदू थे, और क्योंकि प्रिंसली स्टेट भारत और पाकिस्तान दोनों के नजदीक था तो दोनों कंट्रीज को लग रहा था कि प्रिंसली स्टेट उनके साथ मिल जाएगा। अक्टूबर 1947 में नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो जम्मू और कश्मीर की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी, उनके एक लीडर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने दोनों कंट्रीज को ये आग्रह किया कि वो जम्मू और कश्मीर को जल्दबाजी ना करे फैसला लेने के लिए कि उसको किस कंट्री के साथ मिलना है। जब ये सब कुछ चल रहा था उस समय जम्मू और कश्मीर का इन दोनों कंट्रीज के साथ एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट होकर रखा था। इस एग्रीमेंट को अगर सिंपल भाषा में समझाऊं तो इसमें दोनों कंट्रीज ने जम्मू और कश्मीर को वादा किया था कि जब तक आप अपना डिसीजन बनाते हो कि आपको किस कंट्री के साथ जुड़ना है, उतने टाइम तक हमारे और आपके रिलेशंस में या जो भी हमारे बीच में एक्टिविटी होती है, हम जो भी एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ट्रेड करते हैं, उसमें किसी तरह से कोई बदलाव नहीं आएगा, ताकि आपके ऊपर डिसीजन बनाने में कोई दबाव ना पड़े। जैसा चल रहा था पहले वैसे चलता रहेगा, यानी स्टेटस को मेंटेन करेंगे दोनों कंट्रीज। यानी दोनों कंट्रीज ने जम्मू और कश्मीर के साथ इस एग्रीमेंट पे साइन किया था, पर फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट के कुछ लीडर्स ने जम्मू और कश्मीर पे कुछ इकोनॉमिक ब्लॉकेज लगाने शुरू कर दिए। इसके वजह से उस समय के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान और जम्मू और कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के बीच में जो रिलेशंस थे उसमें थोड़ी खटास आ गई। अभी तक भी महाराजा हरि सिंह ने ये मन नहीं बनाया था कि वो कौन से कंट्री के साथ मिलेंगे, पर इतने समय में पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि बहुत टाइम दे दिया इन लोग को, और अब मिलिट्री एक्शन करके हम जम्मू और कश्मीर को पाकिस्तान के साथ जोड़ेंगे। इस मिलिट्री ऑपरेशन के लिए उन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न ट्राइब्समैन, अपने कुछ एक्स सोल्जर्स और पाकिस्तान मिलिट्री के रेगुलर सोल्जर्स को भी इकट्ठा किया, और प्लान ये बनाया गया कि पाकिस्तान की फोर्सेस जम्मू और कश्मीर में अलग अलग डायरेक्शन से एंटर करेंगी। इस तरह से पाकिस्तान की फोर्सेस ने 20 अक्टूबर 1947 को जम्मू और कश्मीर को इन्वेड कर दिया। उनकी एक फोर्स ने मुर्री श्रीनगर रोड पे भी हमला किया। इस इन्वेजन फोर्स का ऑब्जेक्टिव था श्रीनगर को कैप्चर करना। अब क्योंकि उस टाइम जो बॉर्डर एरियाज थे पाकिस्तान और जम्मू और कश्मीर के बीच में, वहां पे जो आर्म फोर्सेस की प्रेजेंट थी वो बहुत ही लाइट थी। इसी वजह से पाकिस्तान की इन्वेजन फोर्स ने बहुत तेजी से उन एरियाज को कैप्चर कर लिया। पहले मुजफ्फराबाद, फिर डोमेल और उरी के इलाके पे भी हमला किया। उरी से निकल के पाकिस्तान की फोर्सेस 26 अक्टूबर 1947 को बारामूला पहुंची और वहां पे भी अटैक किया। पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से जो मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा था, इसको देख के महाराजा हरि सिंह बहुत परेशान हुए और उन्होंने भारत से फिर मदद मांगी इस इन्वेजन फोर्स को रोकने के लिए। अब इस समय भारत की गवर्नमेंट बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में थी, क्योंकि उस समय उनके पास लीगल राइट नहीं था कि वो जम्मू और कश्मीर में अपनी आर्म फोर्सेस को भेज पाए जब तक जम्मू और कश्मीर भारत की एक टेरिटरी नहीं बन जाता। तो उस समय भारत के रिप्रेजेंटेटिव्स ने यही कहा महाराजा हरि सिंह को कि जब तक आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन नहीं करते, यानी जब तक आप ये कहते नहीं है, ऑफिशियली लीगली अनाउंस नहीं करते कि जम्मू और कश्मीर भारत का हिस्सा है, तब तक हमारी आर्म फोर्सेस आपके इलाके में नहीं पहुंच सकती। इसके बाद 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किया, और उसी के बाद जम्मू और कश्मीर ऑफिशियली भारत का हिस्सा हो गया। अब इस समय तक पाकिस्तान की फोर्सेस जम्मू और कश्मीर के बहुत सारे एरियाज के अंदर तक घुस चुकी थी। सिविलियन कैजुअलिटीज हो रही थी और वहां पे बहुत डर का माहौल था, और इंडियन आर्म फोर्सेस इस सारे एक्शन से अभी बहुत दूर थी। जब 26 अक्टूबर को ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ, उसके तुरंत बाद इंडियन आर्म फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स में बताया गया कि ये साइन हो गया है और हमको जल्दी से जल्दी अपनी आर्मी को
उन एरियाज में भेजना है जहां पे पाकिस्तान की फोर्सेस एंटर कर रही हैं। उस समय इंडियन आर्मी की एक यूनिट 16 गुड़गांव के एरिया में थी जो अलग अलग डायरेक्शन में फैली हुई थी। उनके कमांडिंग अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल रंजीत राय को यह बताया गया कि आप सारी फोर्सेस को इकट्ठा करो और तुरंत श्रीनगर पहुंचने की तैयारी करो। तो सफदरजंग एयरफील्ड से इंडियन आर्मी के सोल्जर्स को मिलिट्री और सिविलियन एयरक्राफ्ट में बैठा के धीरे धीरे वो लोग श्रीनगर लेके जाने लगे। सबसे पहले लेफ्टिनेंट कर्नल राय यहाँ श्रीनगर एयरफील्ड पे पहुंचे और यहाँ पहुंच के उन्होंने देखा कि ग्राउंड पे अभी श्रीनगर का एयरफील्ड सेफ है। तो इसीलिए फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमको इसी एयरफील्ड को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि ये प्रोटेक्ट रहेगा अगर तो हम लगातार इंडियन आर्मी की रीइंफोर्समेंट्स को यहाँ पे लैंड करा सकते हैं। तो इस एयरफील्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल राय का प्लान ये था कि वो अपनी फोर्सेस को इस एयरफील्ड के चारों दिशाओं में अलग अलग जगह भेजेंगे ताकि वहां से आने वाली पाकिस्तान की फोर्सेस को वो रोक सके। दूसरी तरफ इन्वेजन फोर्स ने 28 अक्टूबर को बारामूला श्रीनगर हाईवे पे अपना मूवमेंट वापस शुरू किया। इस इन्वेजन फोर्स में जो सोल्जर्स थे उनकी संख्या डिफेंडर्स की संख्या से ज्यादा थी। इसी वजह से जब इन दोनों फोर्सेस का आमना सामना हुआ बारामूला के बाहर, तो वहां पे एक मिलिट्री एक्शन हुआ जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल रंजीत राय वीरगति को प्राप्त हुए। अब सिख बटालियन ने बारामूला के रीजन से निकल के श्रीनगर के पास पटन की एक हाई ग्राउंड वाली पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लिया। इस सब के बीच में इंडियन आर्मी के और सोल्जर्स लगातार श्रीनगर एयरफील्ड पे लैंड कर रहे थे। अक्टूबर 29 के बाद से इंडियन आर्मी के 161 इन्फेंट्री ब्रिगेड के सोल्जर्स यहाँ पे लैंड करने लगे। इस ब्रिगेड के अंदर 3 बटालियंस थे, 4 कुमाऊं, 1 पंजाब और 1 पैरा कुमाऊं। इसमें से 4 कुमाऊं के सोल्जर्स ने 31 अक्टूबर को वैली में आना शुरू किया और 161 इन्फेंट्री ब्रिगेड की डी कंपनी सबसे पहले यहाँ पहुंची थी। इस डी कंपनी के कमांडर थे मेजर सोमनाथ शर्मा और यहां से शुरू होती है लड़ाई बडगाम की। जब तक डी कंपनी वैली में पहुंची तब तक ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि जो इन्वेजन फोर्स है वो अलग अलग छोटी छोटी टुकड़ियों में अलग अलग डायरेक्शन से श्रीनगर की तरफ बढ़ रही है और उन सब में से एक टुकड़ी बडगाम की तरफ बढ़ रही है। बडगाम श्रीनगर के साउथ वेस्ट में एक छोटा सा गांव है, पर ये श्रीनगर की एयरफील्ड से काफी नजदीक है। इसीलिए इंडियन आर्मी के लिए इस गांव को डिफेंड करना स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट था। ये देखने के लिए कि इस समय बडगाम की मिलिट्री सिचुएशन क्या है, क्या वहां पे कोई एनिमी फोर्सेज हैं, वहां पे क्या चल रहा है, इस चीज का मुआयना करने के लिए यहाँ पे 4 कुमाऊं की 2 कंपनीज, कंपनी ए और कंपनी डी, और 1 पैरा कुमाऊं की एक कंपनी को भेजा गया। मेजर शर्मा ने अपने सोल्जर्स के साथ बडगांव के वेस्ट साइड पे एक हाई ग्राउंड पे अपनी पोजीशन ले ली। वैसे ही 1 पैरा कुमाऊं ने बडगांव के साउथ ईस्ट में एक पोजीशन ले ली। दोनों पोजीशंस अपनी जगह से गांव को ऑब्जर्व कर रहे थे और दोनों ने रिपोर्ट किया कि गांव में कोई भी हलचल नहीं है, यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है। उसके बाद 1 पैरा कुमाऊं को ऊपर से ऑर्डर आया कि उनको यहां से निकल के मगम में जाके 1 पंजाब के साथ लिंकअप करना है और वहां से निकल के वापस श्रीनगर एयरफील्ड पे रिपोर्ट करना है। इसके बाद 1 पैरा कुमाऊं यहां से सेफली निकल के मगम पहुंच गए, वहां 1 पंजाब के साथ लिंकअप किया, बीच में कोई मिलिट्री एक्शन नहीं हुआ और वहां से निकल के फिर वो लोग श्रीनगर एयरफील्ड पे भी पहुंच गए। पूरे रास्ते में उनको कोई एनिमी फोर्सेस नहीं मिली, कहीं पे भी कोई मिलिट्री एक्शन नहीं हुआ। वहां दूसरी तरफ मेजर शर्मा जो अभी भी बडगांव के वेस्ट साइड पे अपनी पोजीशन पे थे, उन्होंने रिपोर्ट किया कि कुछ घंटे बीत चुके हैं, अभी भी बडगांव में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने रेडियो पे अपने ब्रिगेड हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म किया कि गांव में नॉर्मल एक्टिविटीज चल रही हैं, लोग कुछ नाले के पास बैठ के बात कर रहे हैं, यहाँ पे कहीं भी दूर दूर तक एनिमी फोर्सेस का नामो निशान नहीं। इसी वजह से मेजर शर्मा ने अपनी कंपनीज को ये कहा कि दोपहर 1:30 के बाद धीरे धीरे वो लोग एयरफील्ड की तरफ मूव करना शुरू करें। उसके बाद ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर LP सेन ने मेजर शर्मा को ये ऑर्डर दिया कि आप कुछ देर वहां पे और रुकिए, लगभग 1 घंटा, और वहां पे सब कुछ इंश्योर करने के बाद कोई एक्टिविटी नहीं है, आप लोग सब लोग एयरफील्ड की तरफ मूव करना शुरू कर दो। इस पूरे टाइम में बडगांव में सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था। अचानक से उन्होंने देखा कि नाले के पास जो कुछ लोग बैठ के बातें कर रहे हैं, उन्होंने धीरे धीरे गांव में अलग अलग डायरेक्शन में जाना शुरू कर दिया। अब मेजर शर्मा और उनकी कंपनीज के जो जवान थे, उनको देख के ऐसा लगा कि ये गांव के नॉर्मल लोग हैं, उन्होंने गांव के कपड़े पहने हैं और ये अपने अपने घरों में जा रहे हैं। पर उसके कुछ ही देर के बाद मेजर शर्मा की पोजीशंस पे गांव के अलग अलग डायरेक्शन से हैवी फायर आने लगा। उसके कुछ ही देर बाद मोटर फायर और उसके कुछ देर बाद लाइट मशीन गन फायर भी आ रहा था और ये फायर आ रहा था गांव की तरफ से। तो अब मेजर शर्मा और उनके सोल्जर्स थोड़ा हिचकिचा रहे थे कि गांव की तरफ फायर कैसे करें, क्योंकि वहां पे सिविलियंस भी हैं। और उसी के कुछ देर के बाद से मेजर शर्मा के वेस्ट साइड पे एक निचला ग्राउंड था, वहां से भी एनिमी फायर उनकी तरफ आने लगा। मेजर शर्मा के पास यहाँ पे जो सोल्जर्स थे वो 90 से भी कम थे और देख के ऐसा लग रहा था कि एनिमी फोर्सेस में 500 सोल्जर्स तो हैं ही। ये देख के मेजर शर्मा ने तुरंत ब्रिगेड हेडक्वार्टर में इन्फॉर्म किया और उन्होंने कहा कि हम पे अटैक हो रहा है और हमको तुरंत एयर सपोर्ट चाहिए। हेडक्वार्टर से रिप्लाई आया कि तुरंत यहाँ से एयर सपोर्ट भेजा जाएगा। अब ये एयर सपोर्ट आने वाला था श्रीनगर की एयरफील्ड से और वहां पे 4 स्पिटफायर और 2 टेम्पेस्ट एयरक्राफ्ट थे। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी,
ये जो पूरा मिलिट्री एक्शन यहाँ पे हो रहा था उसको प्लान करने के लिए पाकिस्तान की अथॉरिटीज को टाइम मिला था, उन्होंने प्लानिंग की थी यहाँ पे। पर जो इंडियन आर्म फोर्सेस यहाँ पे आई थी वो इस सिचुएशन पे रिस्पॉन्ड कर रही थी, तो उनको प्लानिंग करने का टाइम ही नहीं मिला था। और इसी वजह से इस पूरे एरिया का उस समय इंडियन आर्म फोर्सेस के पास सिर्फ और सिर्फ एक मैप था। अब इनको भेजना है एयर सपोर्ट, और जहां भेजना है उसका मैप सिर्फ एक है उनके पास। तो यहां पे ब्रिगेडियर एलपी सेन ने जो उनका फुल मैप था उसमें से उस हिस्से को काट लिया जहां पे ये एयर सपोर्ट भेजना था, और उस हिस्से को काट के उन्होंने अपने एक पायलट को दिया, और फिर उसी मैप के छोटे से टुकड़े को देख के उस पायलट ने वहां पे बॉम्बार्डमेंट किया था। एक और लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी, क्योंकि ये ऑपरेशन इतने जल्दी में प्लान हुआ था, तो यहाँ पे जो एयरक्राफ्ट थे उनके पास बस इतना ही फ्यूल था कि वो एक ही सॉर्टी करके आ सकते हैं। जब तक ये सब कुछ हो रहा था उस समय तक मेजर शर्मा की पोजीशन पे अब 3 डायरेक्शन से फायर आ रहा था और उनकी कैजुअलिटीज बढ़ती जा रही थी। ब्रिगेड हेडक्वार्टर ने मेजर शर्मा को इन्फॉर्म किया कि 1 पंजाब उनको सपोर्ट करने के लिए एज रीइंफोर्समेंट्स यहाँ से निकल चुका है। पर मेजर शर्मा इस बात को जानते थे कि जब तक वो यहाँ पहुंचेंगे तब तक बहुत देर हो जाएगी। इसी वजह से फिर मेजर शर्मा अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपनी पोजीशन से बाहर निकले और जहां जहां पे उनके सोल्जर्स थे वहां पे जाके उनको मोटिवेट कर रहे थे एनिमी की तरफ फायर करने के लिए। उस जंग में शामिल एक इंडियन सिपाही ने आई विटनेस अकाउंट बताया था कि मेजर शर्मा अपनी सेफ पोजीशन से बाहर निकल के अपने आप को एनिमी फायर से एक्सपोज करके अलग अलग पोजीशन में जा रहे थे, उनको मोटिवेट कर रहे थे। और एक बार एक लाइट मशीन गन पोजीशन थी इंडियन सोल्जर्स की, वहां पे फायरिंग थोड़ी कम हो गई थी क्योंकि वहां बहुत कैजुअलिटीज हो गई। तो उस मशीन गन में जब मैगजीन भर रहे थे मेजर शर्मा, तब उनके पास एक मोटर शेल एक्सप्लोड हुआ और उसी के बाद मेजर शर्मा वीरगति को प्राप्त हुए। इस घटना के कुछ ही देर पहले मेजर शर्मा ने हेडक्वार्टर में एक मैसेज भेजा था। उन्होंने कहा था कि अब एनिमी फोर्सेस मेरे से सिर्फ 45 मीटर्स दूर हैं, लगातार मेरी पोजीशंस पे फायर आ रहा है और मेरे पास जितने सोल्जर्स हैं वो बहुत कम हैं एनिमी की संख्या में। पर फिर भी जब तक मेरी कंपनी में आखिरी सोल्जर बचेगा, उसके पास आखिरी गोली बचेगी, तब तक हम फायर करते रहेंगे, हम एक भी इंच पीछे नहीं हटेंगे। मेजर शर्मा के इस बलिदान को देख के उन्हीं के कंपनी के एक सिपाही दीवान सिंह धनु ने दुश्मन पे जोरदार फायर किया और लगभग 15 से 20 सोल्जर्स को मार गिराया। इस बहादुरी के कारनामे के लिए उनको मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इनके अलावा इस इंडियन फोर्स ने सूबेदार प्रेम सिंह मेहता और 20 अदर रैंक्स को गंवा दिया और उनके साथ 26 लोग घायल हो गए। इस सब के बावजूद भी 4 कुमाऊं के सोल्जर्स ने फायर करना बंद नहीं किया और इसी वजह से एनिमी फोर्सेस का एडवांस वहां पे थम गया। जब बडगांव की इस लड़ाई में गोलियां चलना बंद हुई तो एनिमी फोर्सेस को 200 से 300 कैजुअलिटीज हुई। इसके बाद 1 पंजाब को ऑर्डर दिया गया कि वो तुरंत मगाम से निकल के बडगाम की तरफ मूव करें और फिर उन्होंने बडगाम को कैप्चर कर लिया और इस डायरेक्शन से जो पाकिस्तान की फोर्सेस आ रही थी श्रीनगर एयरफील्ड पे कब्जा करने के लिए, उन्होंने उस अटैक की उम्मीद छोड़ दी। इसी वजह से श्रीनगर एयरफील्ड पे मंडराता हुआ खतरा उस समय के लिए टल गया और इंडियन आर्म फोर्सेस के फौजी लगातार वहां पे लैंड करते रहे। ये पहली बार नहीं था जब मेजर सोमनाथ शर्मा ने अपनी बहादुरी का परिचय दिया था। इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनने के बाद उन्होंने अराकन की लड़ाई में पहली बार जापानीज सोल्जर्स का सामना किया था। अराकन में एक मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान उनके प्लेटून के एक जवान को गोली लग गई और उस जवान को उन्होंने अपने कंधे पे उठा के फायरिंग के बीच में से सेफ पोजीशन में पहुंचाया था। इसी वजह से उनकी बहादुरी की कहानियां ऑलरेडी उनकी कंपनी में सब लोग जानते थे। बडगाम की लड़ाई में जिस तरह से उन्होंने अपने सोल्जर्स को मोटिवेट किया, अपने आप को खतरे में डाल के अपनी पोजीशन को मेंटेन रखा और उसी के बाद एनिमी फोर्सेस श्रीनगर एयरफील्ड को कैप्चर नहीं कर पाई, इन सारे कारनामों की वजह से उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने विक्टोरिया क्रॉस के लिए रिकमेंड किया था। पर अब यहाँ पे बात ये थी कि भारत एक आज़ाद कंट्री था और ब्रिटिश गवर्नमेंट के नीचे नहीं था। इसी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर होता है विक्टोरिया क्रॉस, उसको इंडियन सिपाहियों को नहीं दिया जा सकता था। इसके बाद मेजर सोमनाथ शर्मा को मरणोपरांत भारत का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र के साथ सम्मानित किया गया। ये आज़ाद भारत का पहला परमवीर चक्र अवार्ड था और उस समय मेजर सोमनाथ शर्मा की उम्र सिर्फ 25 साल थी। अगर आप मेजर शर्मा और भारत के और परमवीर चक्र अवार्डीज के बारे में और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको 2 बहुत सी बुक रेकमेंड करूंगा। एक का नाम है द ब्रेव और दूसरी है परमवीर। इन दोनों बुक्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और मैंने इंडियन आर्म फोर्सेस की जितने भी हीरोज रहे हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े कारनामे करके दिखाए हैं बैटल फील्ड पे, उनकी मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी है जिसमें अलग अलग वीडियोस हैं, अलग अलग कहानियां हैं। उस प्लेलिस्ट का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।